हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किस तरह से किया जा सकता है, जिसके आमजन तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने IT का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया: करप्शन, कास्ट और क्राइम। 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 एमबीबीएस की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर एमबीबीएस की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाली तीज के त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीज उत्सव को भव्य मनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 19 अगस्त को पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में तीज उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर 101 महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास त्योहार होता है। इस त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक फैसला लिया कि इस बार तीज महोत्सव को प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर भव्य तरीके से मनाएगी।
हरियाणा सरकार शनिवार को पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में तीज के अवसर पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को समर्पित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और वे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 101 महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण छाप छोड़ी और कार्यक्रम के वैभव में चार चांद लगाने के लिए आयोजन स्थल पर एक भव्य पंडाल लगाया जा रहा है, जिसके अगल बगल 101 झूले भी लगाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की ओर से एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस तीज कार्यक्रम में हरियाणा के प्रत्येक जिले से महिलाओं को बुलाया गया है। उन जिलों की पहचान के लिए अलग अलग जिलों को अलग अलग कलर कोड किया गया है, ताकि उस जिला से आने वाली महिलाएं उस कलर की चुनरी और उस कलर का रुमाल हाथ पर बांध कर आए, जिससे उस जिला की पहचान हो सके। इसके साथ ही उत्सव के दौरान प्रदेश के कई स्वयं सहायता समूहों की ओर से शानदार प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये प्रदर्शनी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, DRDA के स्वयं सहायता समूहों और हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं की ओर से लगाई जा रही है। और पुरातत्व विभाग हरियाणा की ओर से भी प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाया जाएगा, जो हरियाणवी धरोहर पर आधारित होगा। हरियाणा सरकार तीज उत्सव को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए महिलाओं की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं खेल विभाग की ओर से करवाई जाएंगी और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की ओर से किया जाएगा, जो सभी विश्वविद्यालयों और उन महाविद्यालयों की टीमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगी, जिनकी टीमें युवा उत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को हरियाली तीज की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए लोगों के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इस हरियाली तीज के पूर्व संध्या पर आज यहां जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सावन महीने को पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है और इस त्योहार को खाने पीने और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार 19 अगस्त को पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर शनिवार को सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग के सीधा संवाद करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 19 अगस्त को भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 19 अगस्त सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत शाम 5 बजे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाभार्थियों से उनके अनुभवों और योजनाओं का लाभ लेने में आई किसी तरह की कठिनाइयों के बारे में भी फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री हर शनिवार को प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से सीधा संवाद करते हैं। इस अनोखी पहल में मुख्यमंत्री केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान से जोखिम मुक्त करने के लिए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना चलाई है। इसके तहत किसानों को मंडी में उनके उत्पादन की कम दाम मिलने पर सरकार की ओर से भरपाई की जाती है। सीधे संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस योजना के लगभग 10 से 15 हजार लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। खास बात यह है कि सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में संबंधित जिलों के उपायुक्त और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़ते हैं। संवाद के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की चूक और कमी पाए जाने पर मुख्यमंत्री जल्द एक्शन भी लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एल्विश यादव को इस शो को जीतने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है।
हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही मान है, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना के रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था
और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ठीक जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरमीत चौधरी करनाल से। गुरमीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सपना गहलावत, जो कि फतेहाबाद से सीएमओ के पद पर काबिज है। सुनिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत हर 9 तारीख को हम स्पेशल एंटीनेटल कैंप्स लगवाते हैं सभी स्वास्थ्य जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर। इसमें हम जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको एम्पैनल करके उनकी सेवाएं भी लेते हैं। इसको अभी एक्सटेंड करके हम 3 दिन स्पेशल कैंप्स लगा रहे हैं, एंटीनेटल कैंप्स, जो कि 9 तारीख, 10 तारीख और 23 तारीख हर महीने की इन 3 तारीखों में स्पेशल एंटीनेटल कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके लिए हमने अभी पीछे ही IMA के डॉक्टर्स को बुला के उनके साथ मीटिंग भी करी थी, जिसमें हमने उनकी सहमति ली थी कि वो अपने वॉलंटरी सर्विसेज हमारे को देंगे, जिसमें कि जो हाई रिस्क एंटीनेटल केसेस हैं उनको 3 बार एटलीस्ट हम अपनी निगरानी में उनकी जांच जो है वो करवा सकें। दूसरी जो स्कीम जिसके बारे में अभी हम शुरू करने वाले हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन की स्कीम है, जो कि अर्बन PHCs को हम पॉलीक्लिनिक में कन्वर्ट करेंगे, जो अशोक नगर में है। उसमें भी हम प्राइवेट डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं उनका हम यूज़ करेंगे। उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाएगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को रोटेशन वाइज OPD के लिए हम बुलाएंगे, जिसमें OPD सर्विसेज गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और फिजिशियंस, इनकी सेवाएं हम लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट, डेंटल सर्जन्स को भी बुला सकते हैं, ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट को भी हम बुला सकते हैं। और ये जनता के लिए एक बहुत ही लाभदायक जो स्कीम है ये देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जो हमारा आयुष्मान भारत की जो स्कीम चल रही है, ये भी जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें मेरी गुजारिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और अपने आयुष्मान कार्ड्स बनवाएं। आयुष्मान भारत स्कीम में बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं, पैकेजेस हैं इनके, और इसमें कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जनता के लिए निःशुल्क हो जाता है। इसमें कार्डियक सर्जरीज, सर्जरी पैकेज, आई सर्जरीज, आपकी जनरल सर्जरीज, ये सभी तरह की जो सुविधाएं हैं ये दी जाती हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा के चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए साल 1963, बी साल 1964, सी साल 1966, डी साल 1952। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।